Okay, so good morning, students. My name is Mayank Tiwari, and today we are going to discuss light of class 10th. Okay, so basically, what is light, beta? Light is a form of energy that enables us to see the object. Light के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजिली देख सकते हैं, ठीक है। अब लाइट जो है बेटा, वो दो डुअल नेचर शो करती है, मीन्स द नेचर ऑफ वेव एंड द नेचर ऑफ पार्टिकल। कैसे पता चला अपने को? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सन है, ये हमारे पास अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में क्या है बेटा? वॉइड है, मतलब स्पेस है, खाली जगह है। तो खाली जगह में सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर की चीजें ही ट्रेवल कर, वेव फॉर्म में ही चीजें ट्रेवल कर पा सकती हैं। बात समझ में आई? क्योंकि मीडियम में ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल नेचर उसका नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर सन से लाइट अर्थ में आ रही है, इसका मतलब वन गो वेव नेचर है हमारे पास। और अर्थ में आने के बाद अगर बेंडिंग डाउन ऑफ लाइट्स देखने को मिल जाए, ठीक है, उसका मटेरियल नेचर या पार्टिकल नेचर देखने को मिल जाता है। क्योंकि जो वेव्स होती हैं बेटा, उनके स्पीड्स में फ्लक्चुएशन देखने को बहुत ही कम मिलता है, बट लाइट में मिल गया, तो इसका मतलब वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करिए। पार्टिकल के फॉर्म में क्या होता है? हमारे पास फोटॉन्स होते हैं। क्या होता है लाइट में? फोटॉन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स का फॉर्म करते हैं। तो फोटॉन्स के थ्रू ये समझ में आया कि लाइट में हमारे पास पार्टिकल नेचर है, और लाइट अगर वॉइड के या स्पेस में ट्रेवल कर सकती है विदाउट एनी मीडियम, तो इससे समझ में आता है कि लाइट शोज द वेव नेचर। ओके, तो वेव और पार्टिकल नेचर आपको समझ में आ गया। अब लाइट में हमारे पास बेटा दो चीजें होती हैं, एक होते हैं हमारे पास सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और एक होते हैं हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? जिनकी खुद की लाइट होती है अपने पास, जिनकी खुद की लाइट, जैसे सन हो गया, हमारे पास स्टार्स हो गए, हमारे पास अगर ये लाइट लगी हुई है यहाँ पे या डिजी बोर्ड से लाइट निकल रही है, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मैं क्या हूँ? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ। मेरे अंदर ऐसा कोई सोर्स नहीं कि खुद लाइट प्रोड्यूस करे। तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप सब मुझे देख सकते हो। बात समझ में आई? तो देयर इज डिफरेंस ऑफ सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टर्म्स, आप पढ़ सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में बेटा अपने को दो टाइप के हैं, ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर यहां से पैरेलल लाइंस आ रही हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहां से पैरेलल लाइंस आ रही हैं और जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे चली जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे, और एक हमने परपेंडिकुलर रे अपने से बनाई जिसको हम नॉर्मल रे बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? तो इसको आप देख पा रहे होंगे, दो पैरेलल लाइंस आई, आपस में टकराई और पैरेलली ही निकल गई। दैट्स इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर क्या होगा कि दो पैरेलल लाइंस आई, टकराई, और एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल भी नहीं हो सकते, ये आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। बात समझ में आई? ड्यू टू द रफ सरफेस, मींस अगर स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है तो हमारे पास होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो होता है हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आइए बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। एक साइड से स्मूथ है, एक पे मैंने रफ कर दिया। ये नॉर्मल रे होती है हमारे पास। ये नॉर्मल रे किसने बनाई? हमने खुद बनाई। ये नॉर्मल रे जैसी कोई चीज नहीं होती, हमने इमेजिनरी लाइन बनाई जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होती है दोनों साइड से। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर यहां से कोई लाइट रे एंटर कर रही है, इंसिडेंट रे एंटर कर रही है, और रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और तीनों ही पॉइंट आप देख पा रहे होंगे एक ही पॉइंट पे लाई करता है और एक ही प्लेन पे लाई करता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप पढ़ेंगे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। बच्चे इसका मतलब समझ तो लेते हैं कि भाई डेफिनेशन में लिखा है कि सेम प्लेन और सेम पॉइंट, सेम प्लेन का वो मतलब नहीं समझ पाते। सेम प्लेन का क्या मतलब होता है कि अगर इंसिडेंट रे बेटा वन डायमेंशन में मूव कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी वन डायमेंशन में ही होगा। अगर ये दोनों इंसिडेंट रे हमारी टू डायमेंशन में मूव कर रही है, तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी कहां पे होगी? टू डायमेंशन में। नॉर्मल रे भी कहां होगी? टू डायमेंशन में। अगर हमारे पास इंसिडेंट रे थ्री डायमेंशन में मूव कर रही है, तो तीनों ही चीजें हमारे पास 3D में होंगी। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे फॉर एग्जांपल, आपने नो रिफ्लेक्शन का केस, इसको भी बोलते हैं केस ऑफ नो रिफ्लेक्शन। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट रे है, वो केवल एक्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में एग्जैक्टली सीधी मूव कर रही है, ये एक स्मूथ सरफेस है, तो आपको पता होगा कि उसी लाइन पे क्या कर जाती है? वो बाउंस बैक कर जाती है। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और यहीं पे हमारे पास इसी के ऊपर क्या रहती है? नॉर्मल रे रहती है। क्योंकि वन डायमेंशन का मोशन है, तो अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रही है और रिफ्लेक्टेड रे वाई में चली गई, इसका मतलब वाई किस में हो गई? टू डायमेंशन में, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लाइट रेज है हमारे पास, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। बात समझ में आई होगी, होप सो, ठीक है। ये 1D का एग्जांपल दिया था, अगर टू डायमेंशन में यहाँ पे हमने देखा, ये टू डायमेंशन है बेटा, 2D में चीजें मूव कर रही, प्लेन में मूव कर रही। बात समझ में? यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस भी है और एक्स एक्सिस भी है,
ठीक है। अब 3D में होता, 3D में कैसे हम बोल सकते हैं, जैसे ये हवा में एक रे आई, इससे टकराई और वापस कहाँ जाएगी, हवा में जाएगी, प्लेन पे नहीं मूव कर जाएगी। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या है बेटा, अब ये जो एंगल बनाते हैं ना नॉर्मल के थ्रू, क्या बनाते हैं, एंगल जो बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपने क्लास 9 में साउंड में भी पढ़ा होगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस यही है, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास। क्लियर, देख सकते हैं आप, दिस इज एंगल आई और एंगल आर। अगर फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने का होगा, 30 का ही होगा। यहाँ पे अगर 40 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, तो यहाँ पर भी कितना होगा हमारे पास, 40 डिग्री का एंगल ही बनेगा। बात समझ में आई क्या? क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब यहां से ओरिजिनली क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट होता है, लाइट स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। 4 पॉइंट्स पहले तो आपको क्लियर होने चाहिए, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट। अब इन सब का मतलब क्या होता है, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, मैं दो चीजों का पेयर बनाना चाहता हूं, दो चीजें हमेशा साथ में रहती हैं। अगर आपने कभी रियल सुना, तो रियल के साथ आपको इरेक्ट, रियल के साथ आपको इन्वर्टेड फ्री में मिलता है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट आपको फ्री में मिलता है। बात समझ में आई क्या? अगर मैं दोनों पॉइंट देखना चाहूं, रियल के साथ इन्वर्टेड मिलता है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट मिलता है, पहले इसको आप डाइजेस्ट करिए। बात समझ में आ गई? अब रियल का मतलब क्या होता है, द इमेज दैट कैन ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ऐसी इमेज जो कि ओरिजिनली स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, उसे हम रियल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज मतलब क्या होती है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना की जा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन मिरर है, इस पे जो भी, फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी है, ठीक है, वो एक पॉइंट पे खड़ा है, तो इसका मतलब स्क्रीन पे ही उसकी फोटो नहीं आएगी, जितना वो मिरर से दूरी डिस्टेंस में खड़ा है, उसी की इमेज कहां बनेगी, मिरर से उतनी ही बड़ी बनेगी। और कैसे बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस के पीछे बनेगी। बात समझ में आती है? इसको और वर्चुअल, वर्चुअल का क्या मतलब होता है, जैसे आप मिरर्स में अगर कभी इतना पास से मिरर को देखो और अगल बगल देखो, तो आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड फील होता है ना, दैट इमेज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज क्या होती है, जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सके। अब स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सके आपने कहाँ देखा है, आपने नॉर्मल थिएटर्स में जब आप जाते हो, पिक्चर वगैरह देखने जाते हो, जो 2D पिक्चर्स होती है, 3D की बात नहीं कर रहा मैं, तो वहां पे जितनी भी इमेज चल रही होती है, वो क्या होती है, 1D इमेज, सॉरी, वो क्या होती है, हमारे पास रियल इमेज होती है। बात समझ में आई कि जो भी चीजें चल रही है वो एक पर्दे के ऊपर चल रही है, पर्दे के पीछे नहीं चल रही। बात समझ में आई? और जो मिरर में होता है, वो मिरर के जो पीछे इमेज बनती है, दिस इज कॉल्ड, अगर ये प्लेन मिरर है, मिरर के पीछे कोई इमेज बनी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल। और अगर मिरर में ही कोई चीज सामने ही बन गई ना, वो जूम इन, जैसे हम लोग सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी अगर एक बार मैंने क्लिक कर ली और उसके बाद फिर वो स्क्रीन के ऊपर आ गई, मैं इसको जूम कर सकता हूँ, जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, तो दैट इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, और दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन कंसीडर एज वर्चुअल इमेज। अब रियल हो गया, वर्चुअल हो गया, अब इरेक्ट क्या होता है हमारे पास, बेसिकली उसके बारे में बात करना है। ठीक है, इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट का क्या मतलब होता है, इरेक्ट मतलब होता है बेटा, इमेज जो होगी वो सीधी है। कहने का मतलब कैसे, जैसे ये आदमी है, इसका हेड ऊपर है, इसका भी हेड ऊपर है, दिस इज कॉल्ड इरेक्ट। ठीक है, कि जैसा धड़ वैसा सर, मतलब जिस फॉर्मेट में आप हैं, सर ऊपर, सर ऊपर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इरेक्ट, मतलब सीधा बनना। जैसे इस पॉइंट का, पेन का पॉइंट अगर इस फॉर्मेट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने सीधा खड़ा हूं, तो आप भी मेरे को यहाँ स्ट्रेट फॉर्म में देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड हमारे पास व्हाट, इरेक्ट। और इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर ये इस फॉर्मेट में खड़ा है बेटा, तो आप इसको कुछ इस फॉर्मेट में उल्टा देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल। आप रियल, वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड चीजें कहां देख सकते हो, चम्मच, स्पून लेना घर में, कोई बढ़िया सिल्वर कलर का स्पून होगा, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव। अभी हम बात करेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स की। तो अगर इस साइड से, सिल्वर स्पून की इस साइड से अगर आप देखते हो, ठीक है, एक साइड से, कर्व वाली साइड से, तो आप अपने आप को कैसा देख पाओगे, अपने आप को आप कैसा देख पाओगे, अपने आप को स्क्रीन पे तो ऑब्टेन होती है और साथ में उल्टा देख सकते हो। और यहाँ पीछे वाली साइड से आपको अपनी इमेज छोटी दिखेगी और सीधी दिखेगी, अभी उसके बारे में लोग बात करने वाले हैं। होप सो समझ में आया होगा कि रियल, वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट अगर क्लियर है आपको, तो हमेशा याद रखिएगा कि रियल का फाउंडेशन हमेशा किसके साथ बनता है, इन्वर्टेड के साथ, और वर्चुअल का इरेक्ट के साथ। ये दोनों भाई भाई होते हैं, हमेशा साथ में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर स्टार्ट किया जाए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जैसे मैंने बताया कि जितनी हाइट इस आदमी की है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हाइट है हमारे पास 10 मीटर, बहुत बड़ा है, इसकी भी हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 10 मीटर होगी। अगर ये मिरर से 5 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, तो इसकी इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी, एग्जैक्टली 5 मीटर, एग्जैक्टली बिहाइंड द मिरर। और कैसी बन रही है बेटा,
मिरर के सामने जितना है उतनी ही मिरर के पीछे इमेज बन रही, मतलब मिरर स्क्रीन पे नहीं बन रही, तो कैसी इमेज होगी हमारे पास? वर्चुअल इमेज होगी। और कैसी होगी? सीधी इमेज बन रही है ना, तो इरेक्ट होगी। वर्चुअल प्लस इरेक्ट, और साथ में लेटरली इन्वर्टेड भी बोलते हैं कि अगर आप राइट हैंड उठाएंगे मिरर के सामने तो आपका लेफ्ट हैंड उठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, आप लोग रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। द साइज ऑफ द इमेज इज प्लेन मिरर इज ऑलवेज सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट, एंड द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर एज फार एज बिहाइंड द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं। क्लियर? इसमें से एक दो एडिशनल फैक्ट्स भी हैं बेटा, मैं उनके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल मिरर के सामने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, या आप हो, तो अगर आपकी स्पीड या वेलोसिटी v है, तो मिरर में जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो स्पीड होगी वो बेटा होगी 2v। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मिरर में v डिस्टेंस से या v वेलोसिटी के साथ रन कर रहे हो, तो आपकी जो इमेज होगी वो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी के साथ रन करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो डांस क्लासेस होती हैं, जो जिम होते हैं, जिम और डांस क्लासेस में क्या होता है, सामने मिरर लगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिम वाला जो आदमी है, अगर फॉर एग्जांपल धीरे 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 साइकिलिंग कर रहा है, तो उसकी इमेज जो रहती है वो कितने स्पीड से मूव करती है? ट्वाइस ऑफ इट्स स्पीड से मूव करती है। तो उसका लगता है अरे वाह, मैंने बहुत स्पीड से साइकिल चला रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? या डांस क्लास में आप नॉर्मल डांस करते हो तो सामने आपको लगता है कि मैं स्पीडली डांस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, टू बूस्ट योर मोरल्स, दैट्स व्हाई प्लेन मिरर्स का यूज किया जाता है। होप सो ये चीजें समझ में आई होंगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बेटा, हमारे पास स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर की बात अगर करें, सो शेप अगर मैं ले लूं, 3D शेप लेता हूं मैं। ओके, ठीक है, विजुअलाइज करने में इजी होगा। आप देख पा रहे हैं दिस इज द स्फीयर, ये क्या है? एक स्फीयर है। तो मैं पूछूं कि अगर स्फीयर है बेटा, तो हर एक स्फीयर के पास क्या होगा? अपना एक सेंटर होगा। हर एक स्पेस स्फीयर के पास क्या होगा? अपने एक सेंटर होगा। क्लियर? अगर मैं इस स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, इस फॉर्मेट में काट दूं। ठीक है, मैंने काट दिया। अगर इसका एक साइड में क्या करूं? स्मूथ कर दूं। ये जो लाइंस बना रहा हूं बेटा वो रफ कर रहा हूं, स्मूथ नहीं। इसकी ये वाली लेयरिंग सिस्टम स्मूथ है और अंदर वाला साइड क्या है? रफ है। इसका मैंने बाहर वाला साइड क्या कर दिया भाई? रफ कर दिया, और अंदर वाला साइड क्या कर दिया? स्मूथ कर दिया। तो हर एक स्फीयर है। सर्कल का आपने देखा होगा, सर्कल का भी सेंटर होता है, स्फीयर का भी सेंटर है। मैंने पूछा बेटा, यहां से लेकर के अगर सीधी जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और पूरी डिस्टेंस को क्या बोला जाता था? डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ क्या होता है बेटा? रेडियस होता है। अगर मैं बोलूं कि अगर ये रेडियस है, तो हम यहाँ पे इसको रेडियस ना बोल करके क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, दिस इज कॉल्ड पोल। दिस इज कॉल्ड पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सेंटर नहीं बोलते, थोड़ा नाम कैजुअल है। क्या बोलेंगे इसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, सॉरी सेंटर नहीं बोलते इसको, हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको पोल बोलेंगे। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जैसे डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, वैसे ही रेडियस का अगर एग्जैक्ट हाफ किया जाए बेटा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? फोकस। क्या बोलेंगे हम उसको? फोकस बोलेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, थोड़ा आप क्लास 12th में जब जाओगे तो आपको एग्जैक्टली चीजें पता चलेंगी कि हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्ट हाफ या रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्ट हाफ फोकस नहीं होता है, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। बट क्लास 10th के हिसाब से अभी हम क्या बात करेंगे कि फोकस क्या होता है हमारे पास? एग्जैक्टली हाफ ही मान के चलेंगे। बात समझ में आई क्या? तो इतनी चीजें अगर आपको क्लियर होंगी तो हम फिर डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमने स्फेरिकल, ये स्फेयर है बेटा, ये स्फेयर फॉर्म का है, ठीक है, सर्कुलर नहीं, स्फेयर है। स्फेयर को जब हमने दो हिस्सों में काटा बेटा, तो ये वाला हिस्सा जो निकल के आया और ये वाला जो हिस्सा निकल के आया, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। अब इसको याद कैसे करना है? अगर ये मेरा हाथ है, अगर मैंने इसको इस शेप में बना दिया, तो दिस इज कॉल्ड पॉलिश शेप। अगर ये पॉलिश शेप होगी तो केव कैसी होती है? गुफा होती है। तो केव के फॉर्मेट में आप याद कर सकते, दिस इज कॉनकेव, और इस साइड अगर पॉलिश होगा दिस इज कॉन्वेक्स। बात समझ में आ गई क्या? अगर स्फेरिकल मिरर के डिवीजन से हमारे पास दो मिरर आ जाते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, आइए अब इन मिरर्स की डिस्कस करते हैं कि इमेज कैसे फॉर्मेट होती है और बाकी सारी चीजें इसमें कैसे वर्क करती हैं। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ओके, अब इमेज कैसे फॉर्म हो जाएगी किसी मिरर में, उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन तो होगा ना। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग एंड दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये सारी चीज को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। कैसे बेटा? अगर कोई भी लाइट रे आएगी, ठीक है, ये मिरर मैंने आधा काट के यहाँ पे मिरर रख दिया, दिस इज कॉल्ड फोकस, और फोकस के जस्ट डबल डिस्टेंस पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसको हम बोलते हैं पोल। दिस इज कॉल्ड पोल।
और जो हमारे पास ये एक इमेजिनरी सीधी लाइन चली गई, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस देख पा रहे होंगे आप, मैं इसको इस शेप में बना रहा हूं ताकि आप देख पाओ, यहां से लेके यहां तक के जो डिस्टेंस को, उसको हम अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। बात समझ में आई? ये थोड़े से डिनोटेशन थे जो कि मेरे को देने थे, मैंने समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ होगा। ओके, ये जो मिरर होता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कि कहीं से भी लाइट रेज आए, वो लाइट रेस को क्या करता है, एक जगह पे फोकस कर देता है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर हो, तो कहीं से भी लाइट रेज आए वो लाइट्स को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर आपने कहाँ पे देखा है? जैसे जो स्ट्रीट लाइट्स होता है बेटा, स्ट्रीट लाइट लैम्प देखा होगा, लैम्प्स के अंदर जो लाइट रहती है वो लाइट्स कैसे देती है, डाइवर्ज फॉर्म में रहती है, एक जगह पे फोकस नहीं करते। आपके घर में ये जो बल्ब्स वगैरह यहाँ पे भी लगे हुए हैं, वो लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, फैला रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। तो इन सब में कौन सा मिरर यूज हुआ होगा? कॉन्वेक्स, ठीक है। और जो लाइट कन्वर्ज करते हैं, जैसे आपकी स्कूटी की लाइट हो गई या आपके फोर व्हीलर्स की लाइट हो गई, आपने देखा होगा वो लाइटों क्या करता है, एक जगह पे फोकस करके दिखता है ताकि सामने कौन आ रहा है आप एग्जैक्टली देख सको। तो दिस इज कॉल्ड हमारे पास कन्वर्जिंग नेचर, ठीक है। जैसे इसमें होता है वैसे ही यहाँ पे भी होगा। इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? कॉन्वेक्स के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? यहाँ पे। और फोकस हमारे पास ये होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इतनी पूरी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? अपर्चर बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया? पोल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? पोल हो गया। होप सो ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज एक्चुअली में फॉर्म करने के भी कुछ रूल्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, उनके बारे में 2 मिनट डिस्कस करेंगे हम, तो इमेज फॉर्मेशन सीख लेंगे। अगर ये कॉनकेव हमारे पास लेंस लेकर के, मिरर लेकर के, सॉरी मैं समझाता हूँ आपको। तो अगर मैं कॉनकेव मिरर लेकर के चीजों को समझाऊं, तो पहला लॉ क्या है, पहला रूल क्या है हमारे पास? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? सो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये वाली लाइन, इसके अगर पैरेलल आती है, पैरेलल मतलब इंटरसेक्ट न करे, इसके पैरेलल आ जाए, तो क्या करेगा ये मिरर? ये इसका नेचर क्या होता है? वो फोकस को कट करके जाती है। अगर कोई भी इसके पैरेलल आती है बेटा, तो किसको कट करके जाती है? फोकस को कट करके जाती है। दैट्स द रूल। बात समझिए, पहला रूल क्या है? अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस को काटेगी। ये लाइट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस को काट के गई। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस को कट करके जाएगी, फोकस को कट करके जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। होप सो ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। तीसरा क्या है हमारे पास? अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करके जा रही है, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करके जा रही है, तो उसी सेम पाथ पे वो क्या हो जाएगी? बाउंस बैक। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहां पे दिस इज द इंसिडेंट रे और दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? फोर्थ नेचर क्या है हमारे पास, जो हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, कि अगर कोई भी लाइट रे आ रही है बेटा, तो उतने ही एंगल पे वो डाइवर्ट होकर जाती है। दिस इज कॉल्ड एंगल आई, दिस इज कॉल्ड एंगल आर, ठीक है। तो ये 4 रूल्स हैं, 4 नेचर्स हैं, इन्हीं के थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन हमेशा करने वाले हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं इमेज फॉर्मेशन दिखाना चाहूँ आप लोगों को, तो हम बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर की, ठीक है। कॉनकेव मिरर बेटा केसेस के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है? ऑब्जेक्ट को रखा गया है इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर रखा गया है ऑब्जेक्ट को। तो अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा गया है, तो मुझे बताइए, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो किसको कट करके जानी चाहिए? वो फोकस को। अच्छा, एक रूल और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इमेज फॉर्मेशन आफ्टर 1 बाउंस बनता है बेटा। फिर से सुनिएगा, कोई भी इमेज फॉर्मेशन क्या बनता है? आफ्टर 1 बाउंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस कमरे पे डार्कनेस हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल सारी लाइट्स वगैरह बंद हो जाएं, ठीक है, मुझे अब इस कमरे से निकलना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा? अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट के अपने आंख में मार लूंगा डायरेक्ट? नहीं, मुझे सामने मारनी पड़ेगी, ताकि अगर यहां से लाइट रे इमर्ज हो, तो मेरी आंखों में एक बार बाउंस होकर के जाए, तब तो मैं ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं। डायरेक्टली अगर आंख में लाइट आएगी, तो मैं ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाऊंगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो नेचर भी होता है इमेज फॉर्मेशन के क्या? आफ्टर 1 बाउंस, जब 2 रेस एक बाउंस के बाद आफ्टर 1 बाउंस इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पे इमेज बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां
दो लाइट रेस पैरेलल आई हैं, यहाँ पे इन दोनों ने इंटरसेक्शन किया है, तो क्या यहाँ पे इमेज बन जाएगी? मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं बेटा, क्या यहाँ पे इमेज बन जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वाली बाउंस करके तो आई है, ये वाली लाइट रे बाउंस करके तो आई है, लेकिन ये वाली भी बाउंस ही नहीं की। तो आफ्टर वन बाउंस ये जहां पे भी मीट कर जाएंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आफ्टर वन बाउंस ये कहां पे मीट करती है? फोकस पे। तो ये इमेज कैसी बन जाती है हमारे पास? फोकस पे। और कैसी बन रही है देखो, जो भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो हम बोलेंगे उसको क्या है? इरेक्ट फॉर्म में है। और अगर कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखी गई उसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं। होप सो क्लियर हुआ होगा इतना, ठीक है। तो इसके नेचर की बात कर लेते हैं भाई। नेचर हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास पॉइंट साइज, इमेज का फॉर्मेशन साइज क्या रहता है? इमेज का पॉइंट साइज। देखिए बहुत छोटू सी इमेज, ऑब्जेक्ट पीछे बहुत बड़ा रहा होगा लेकिन इमेज बहुत छोटी बन रही, तो पॉइंट साइज बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल प्लस इन्वर्टेड। कैसी बनेगी? रियल प्लस इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने देखा होगा, ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट क्या है? बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने रखा है ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। उसके बाद इमेज हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस को काट के आई, पहला रूल। दूसरा रूल क्या था हमारे पास? कि कोई भी इमेज, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर कट करके जाएगी तो उसी लाइन पे बाउंस बैक कर जाएगी। तो आफ्टर वन बाउंस जहां पे ये दोनों मीट करती है वहीं पे हमारी क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर अप साइड एरो करके दिखाता हूं और इमेज को डाउनवर्ड एरो करके दिखाता हूं। तो इसका भी नेचर कैसा है? ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी, ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी। तो मैं इमेज के साइज की अगर बात की जाए, साइज की बात की जाए तो साइज कैसा होगा बेटा हमारे पास? साइज होगा स्मॉल, और साइज हो गया स्मॉल। नेचर की बात की जाए रियल प्लस इन्वर्टेड। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख चुके थे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अब हमने कहां पे रखा? थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया? एट सी। ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने ऊपर, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ऑब्जेक्ट अगर एट सी रखा है तो इमेज कहां बनेगी? उसी के जस्ट नीचे। कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस को काट करके आई, फिर इसके बाद फोकस को कट करके गई और प्रिंसिपल एक्सिस को काट के आई, तो इमेज हमारे पास यहां बन गई। इमेज का अगर आप देखोगे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था एग्जैक्टली उतना ही बड़ा हमारे पास क्या बन रहा है? इमेज बन रही है। तो अगर मैं इसकी साइज की बात करूं बेटा तो साइज क्या होगा हमारे पास? सेम साइज। और मैं नेचर की बात करूं तो नेचर हमारे पास क्या हो जाएगा? रियल प्लस इन्वर्टेड। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हमारे पास ओके फोकस पे। अब हमारे पास कहां पे चली गई थी इमेज? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के एग्जैक्टली बीचों बीच इमेज है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? पहला तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन जाएगी फोकस को कट करके ये वाली लाइन सीधी निकल गई यहां से, बात समझ में आई? दूसरी जो लाइन थी वो तो प्रिंसिपल एक्सिस, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पार्ट ले सकते हैं बट ठीक है फोकस वाला लेते हैं हम। फोकस को कट करके जाएगी, अगर कोई भी लाइट रे फोकस को कट करके जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से कहां चली जाएगी? पैरेलल, और ये लाइन सीधी सीधी जाते जाते यहाँ पे कहीं मिलेगी। तो देखिए आप अगर नेचर देख पा रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट छोटू है, इमेज अब बड़ी है। तो अगर मैं साइज की बात करूं बेटा, साइज की बात करूं तो साइज क्या होगा हमारे पास? इनलार्ज। इनलार्ज्ड साइज क्या है? ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा है। नेचर क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है, तो हमारे पास नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों? क्योंकि मिरर के सामने इमेज बन रही है। देखिए रियल का क्या मतलब मैंने बताया था, मिरर के सामने, मतलब जो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सके। तो जितनी भी इमेज हमने बनाई वो मिरर के सामने बन रही, मिरर के सामने, मिरर के सामने, मिरर के सामने जो भी इमेज बनेगी उनको हम कैसे बोलते हैं? रियल इमेज। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड। तो यहाँ पे भी हमारे पास साइज की बात की जाए तो इनलार्ज है, और नेचर की बात की जाए तो रियल प्लस इन्वर्टेड। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, हम ऑब्जेक्ट को, ये थर्ड हो गया था, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फिफ्थ वन। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं? एट फोकस, एट फोकस, एफ पे रख रहे हैं। अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट को हमने एफ पे रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन गई वो फोकस को कट करके जाएगी, पहला पॉइंट। और दूसरा हमारे पास नेचर था, यहाँ पे दोबारा फोकस को भी कट नहीं कराया जा सकता था, तो हमने लास्ट वाला रूल लगाया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होंगे, तो लाइट रे ऐसे निकल गई, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होगे बेटा, ये लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल निकल रही है, और हमने देखा था कि आफ्टर वन बाउंस जहां ये स्ट्राइक करेंगी वहां पे क्या बन जाएगा? हमारे पास इमेज बन जाएगी। तो मुझे बताइए ये स्ट्राइक कहां पे करने वाली है? मुझे भी नहीं पता कहां पे करने वाली है। तो हाइपोथेटिकली हमने क्या मान लिया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखते हो तो हमारे पास जितनी भी इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी? जो हमारे पास साइज होगा
वो साइज कैसा होगा आप देख पा रहे हो, अगर नीचे जाके हाइपोथेटिकली कहीं बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट करके अगर काटे एक दूसरे को तो साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, हाईली इनलार्ज साइज होगा। और हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एन इमेज मतलब v, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, इमेज कहां बनेगी हमारे पास, इनफाइनाइट पे बेटा, हमें भी नहीं पता कहां बनेगी, बहुत दूर जाके कहीं बनी होगी। बात समझ में आई। ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि अब हम कहां पे ले गए हैं ऑब्जेक्ट को, एट बिटवीन द सेंटर, बिटवीन द फोकस एंड पोल। अब फोकस एंड पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया बेटा तो कैसी इमेज बनेगी, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली लाइन हमारे पास कहां गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस को कट करके निकल गई, गुड। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड एंगल ऑफ आर वाला पोल पे आई, जो भी लाइट रे पोल पे आती है वो उतने ही एंगल पे निकल जाती है। तो आप देख रहे होंगे ये वाली जो लाइन थी बेटा वो एंटी पैरेलल थी। ये दोनों अगर पीछे जाके हाइपोथेटिकली मिलाना भी चाहूं मैं, इन दोनों अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो हाइपोथेटिकली चलो कभी भी जाके एक दूसरे से मिल सकती हैं, बट दो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी पता है। बट फिजिक्स में मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकली कहीं तो मिल जाएगी। ये लाइट रे तो डाइवर्ज होके जा रही है, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी ये दोनों तो कभी मिलेंगे ही नहीं। उस कंडीशन में क्या किया गया, उस कंडीशन में थोड़ा हमने जुगाड़ लगाया कि अगर इधर नहीं मिला सकते तो मिरर के पीछे ही मिला देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इतना सा है और इमेज का साइज इतना बड़ा है। तो साइज की अगर मैं बात करूं, साइज की अगर बात करूं तो साइज कैसा है हमारे पास, यहाँ पे साइज है हमारे पास इनलार्ज, और जो नेचर है, अब यहां पे ट्विस्ट आया कि जितनी भी इमेज थी अगर वो ऑब्जेक्ट या मिरर के सामने बन रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। मिरर के सामने जो भी इमेज बनी रियल इमेज, द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन कॉल्ड रियल इमेज। लेकिन जो मिरर के पीछे इमेज बन रही है, प्लेन मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं तो इमेज कहां बनती है, सामने थोड़ी बन जाती है, एग्जैक्ट मिरर के पीछे बनती है। जितना दूर आप मिरर से खड़े रहोगे मिरर भी जो इमेज है वो भी उतनी ही दूर अंदर मिरर के सामने खड़ी रहती है। तो ये कैसी इमेज है हमारे पास, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया था, मिरर के सामने, इमेज कहां बन रही है, मिरर के पीछे। तो जब मिरर के पीछे इमेज बन रही है तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, एक बार डायग्राम बना के आप लोग प्रैक्टिस कर ले, एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओह सॉरी, नाउ वी हैव ओके। इसके लिए भी बेटा दो हमारे पास फॉर्मेशन है। इसमें क्या होते हैं, दो ही केस है हमारे पास। पहला है इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा गया और दूसरा है हमारे पास फ्रंट में कहीं पर भी, फ्रंट में इसके कहीं पर भी ऑब्जेक्ट, यहां से लेकर के इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट एक केस लिए, दूसरा फ्रंट में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। इसका क्या नेचर है, जो इमेज आएगी, जो हमारे पास लाइट रे आ रही है उसको ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। मतलब लाइट रे आनी आके डाइवर्ट कर रहा है, क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो अगर लाइट रे डाइवर्ज हो रही है बेटा, पेनिट्रेट नहीं कर रही हैं, तो हमने क्या बोला, दिस इज कॉन्वेक्स। हमने जुगाड़ लगाया, हमने बोला हम फिजिसिस्ट हैं और हमको पता है कि जो रूल है हमको वही फॉलो करना है। तो हमने देखा कि अगर लाइट रे सामने आ रही है, नॉर्मल पैरेलल आ रही है, तो किसको काट के जाएंगी, फोकस को कट करके जाएंगी। दूसरी भी लाइट रे अगर आई तो वो भी डाइवर्ज हो जाएगी और किसको कट करके जाएगी, फोकस को। तो हमारे पास इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पे। कैसी बनेगी, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज बन रही, कहां बन रही, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे इस फॉर्मेट में इमेज बन रही। तो इमेज कैसी है हमारे पास, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। वर्चुअल क्यों है भाई, वर्चुअल क्यों है, क्योंकि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया था, इमेज कहां बन रही, मिरर से पीछे, तो वर्चुअल और इरेक्ट। इस कंडीशन में भी ध्यान से देखिए, पहला लाइन की सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस को कट करके जाएगी, लेकिन फोकस तो काट ही नहीं रहता, जुगाड़ करवा के फोकस कटाया हमने। सेकंड पॉइंट था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर एक्सिस में कोई लाइट रे आएगी तो वहीं पे बाउंस बैक कर जाएगी, तो यहीं से ये लाइट रे बाउंस बैक भी कर गई, लेकिन फिर भी हमने जुगाड़ करवा के सेंटर ऑफ कर्वेचर कटवाया। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है बेटा वो कहाँ पे बन रही है हमारे पास, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। और कैसी बन रही है, अगर नेचर की बात की जाए, नेचर की बात की जाए, नेचर है हमारे पास वर्चुअल प्लस इरेक्ट। और साइज की बात की जाए तो देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज कितनी छोटू सी है, तो साइज कैसा होगा, स्मॉल, या डिमनिस भी इसको बोला जाता है, बहुत सारे बुक्स में डिमनिस भी लिखा रहता है। होप सो इतनी बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ओके, सो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का यूज, ठीक है, क्या क्या यूजेस है भाई, हमने देखा अभी तक फर्स्ट केस से लेकर के लास्ट केस तक। क्या देखा हमने कि फर्स्ट केस से लेकर लास्ट केस तक 5 केस में जो कॉनकेव मिरर था
उसने कैसी इमेज बनाई थी बेटा, उसने बनाई थी रियल और इन्वर्टेड, और जैसे ही पास में आता जा रहा था तो कैसी इमेज बन रही थी हमारे पास, रियल और इन्वर्टेड तो थी ही, साइज उसका बढ़ता जा रहा था, साइज उसका बढ़ता जा रहा था, और लास्ट वाले पे साइज बढ़ा लेकिन उसने अपने नेचर भी चेंज कर लिया, वर्चुअल और डायरेक्ट बना लिया, ठीक है। और कॉन्वेक्स क्या होता है हमारे पास, डाइवर्जिंग होता है कि लाइट रे को डाइवर्ट कर देता है वो, बात समझ में आई क्या, एक जगह पे कन्वर्ज नहीं करता, क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। जैसे आपकी स्कूटी वगैरह की जो लाइट होती है वो फोकस रहती है ना, किसी भी एक पॉइंट पे अगर लाइट जला के आप देखोगे तो परफेक्टली एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगी, वो क्या कर रही है, लाइट रे को कन्वर्ज कर रही है। तो उसमें कौन सा मिरर यूज हुआ होगा, कॉन्वेक्स। अगर लाइट रे को डाइवर्ज करना हो, जैसे लैंप वगैरह पे, मेरे घर पे ये जो लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये सारी कैसी लाइट्स हैं, क्या कर रही, कन्वर्ज कर रही, क्या मेरे ऊपर फोकस कर रही, नहीं, ये लाइट रे पूरे कमरे में क्या हो रही है, फैल नहीं, स्कैटर कर रही, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग नेचर। तो आइए इनके यूजेस देख लेते हैं बेटा। पहला पॉइंट है हमारे पास कॉनकेव का, देख सकते हैं आप, रिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्च, सीधी लाइट रे मूव करती है। सर्च लाइट हो गई हमारे पास, डॉक्टर्स हेड मिरर, ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं या माइनर्स होते हैं, उनके ऊपर भी तो लाइट लगी रहती है, तो लाइट कैसी होती है, एकदम फोकस, सीधे देखने वाली, फैलाने वाली नहीं होती, ठीक है। शेविंग मिरर, अब किसी का डाउट होगा सर कॉनकेव में तो हमारे पास इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती, उल्टी बनती है, तो शेविंग के लिए हम लोग उल्टी मिरर कैसे देख लेंगे, उल्टी इमेज कैसे देख लेंगे। लास्ट वाला केस याद है, लास्ट वाले केस में क्या होता था, इमेज कैसी बनती थी हमारे पास, वर्चुअल और इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड बनती थी, इनलार्ज बनती थी, बात समझ में आई क्या। तो शेविंग मिरर में हम लोग कौन सा केस यूज करते हैं, अगर शेविंग मिरर आपके घर में होगा, देखेंगे तो आपकी जो इमेज रहेगी वो बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। अगर गलती से मुझे कट लगना होगा तो मेरे को दिखना चाहिए ना कि भाई कहाँ पे मैं बना रहा हूँ, कहाँ पे कट लग जाए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं। अब ये सारी चीजें रटने वाली नहीं होती बेटा, समझने वाली होती है। डेंटिस्ट क्यों यूज करता है, अगर आपके दांत में फॉर एग्जांपल जम्स लग गए या कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर उसको देखना है तो थोड़ा मैग्नीफाइड करके चीजों को देखना चाहिए उसे, है ना, छोटू करके तो देखना नहीं, पहले भी दांत छोटा है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कैविटी है, कोई प्रॉब्लम, वो भी और छोटी है, दिख भी नहीं रही है, तो कौन से मिरर का यूज करेंगे हम, कौन केव का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो ऑब्जेक्ट से छोटी तो इमेज ही बनती है, तो कौन से मिरर का यूज करेंगे हम लोग, कौन केव का, ठीक है। दोनों एक्सपर्ट इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लैंप्स, मैंने बताया जैसे स्ट्रीट लाइट्स जो होती है हमारे पास, वो लाइट्स को फैलाती है, एक जगह पे कन्वर्ज नहीं करती। अब कन्वर्ज ना करने के, भाई लाइट यहाँ पे है, एक जगह पे कन्वर्ज कर दे तो मेरे ऊपर बस फोकस रहेगा, अगल बगल आपको अंधेरा दिखेगा, बात समझ में आ रही है। तो कैसा मेरे को चाहिए अपने पास मिरर, कॉन्वेक्स चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बेटा, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड बाय द ड्राइवर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ी वगैरह चलाते हो ना, उसके जो मिरर लगा रहता है, कौन सा रहता है, कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि ये बड़ी सी दुनिया को छोटा करके दिखाता है, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है। फॉर एग्जांपल पीछे से ट्रक आ रहा है, अब ट्रक आपने लगा दिया अपने गाड़ी में कॉनकेव, तो पहली बात तो ट्रक जब तक फोकस के पीछे रहेगा, फोकस तक रहेगा, तो आपको ट्रक उल्टा दिखेगा। अब जैसे ही ट्रक आपके पास आया तो हाईली मैग्नीफाइड बस दिखेगा, मतलब ट्रक बस दिख रहा है, पीछे का अगल बगल और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो क्या हमको नेचर चाहिए, नेचर ये चाहिए कि जो वाइड रेंज है वो हम लोग कन्वर्ज करके एक जगह पे छोटे रेंज पे दिख सके, मतलब ऑब्जेक्ट अगर बड़े बड़े भी हैं तो अपने को छोटे दिख सके, मतलब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्यू कैप्चर कर सकें, जब गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्यू कैप्चर कर सके, इसीलिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। होप सो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ओके, साइन कन्वेंशन, इस चैप्टर का कोर। अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बारे में बात की थी, इस चैप्टर का जो कोर है बेटा वो है साइन कन्वेंशन, ठीक है। क्लास 10th में ये चैप्टर क्यों डिजर्व करता है होना, पहले तो इसके बारे में समझते हैं। गिन के दो फॉर्मूले हमारे पास, एक है मिरर फॉर्मूला, एक है हमारे पास लेंस फॉर्मूला, उसमें भी एक मैग्निफिकेशन वाला केस है, ठीक है। फॉर्मूले भी अलग अलग नहीं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड m इक्वल टू माइनस v बाई यू, मतलब दो फॉर्मूले होते हुए भी इतना बड़ा चैप्टर बन गया। और 10th क्लास में क्यों डिजर्व कर रहा है, ड्यू टू साइन कन्वेंशन। आपसे सारी चीजें बनती होंगी, थ्योरी अच्छे से आपने पढ़ ली होगी, बट आपसे साइन कन्वेंशन के चलते न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते होंगे। तो आइए बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, और ऐसा साइन कन्वेंशन मैं बताने वाला हूं कि आपको 1% प्रॉब्लम नहीं जाएगी साइन कन्वेंशन पढ़ने या समझने में, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले ये इस चैप्टर का कोर है बेटा, जिसने साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ लिया उसका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होने वाला, क्योंकि आपको ही ना पता है, मेरे को पता है, अगर आप लोग अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, अगर प्रैक्टिस भी करते होगे न्यूमेरिकल्स, तो आप ये जानते होगे मेरा आंसर कभी सही नहीं आता, इतना छोटू सा फॉर्मूले है फिर भी आंसर सही नहीं आते, क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन में गलती है। साइन कन्वेंशन के लिए मैं क्या बताना चाहूंगा आपको, ध्यान से देखिए, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी है ना थोड़ी बहुत, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। इधर आप मूव करेंगे तो आपको +1, +2, +3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, यहाँ मूव करेंगे तो 1 2 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट,
यहाँ मूव करेंगे -1 -2 -3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, यहाँ मूव करेंगे -1 -2 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। मैंने क्या बोला कि आप कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के पोल को यहां पे रखो। अगर ये हमने ले लिया कॉनकेव, ले लिया, क्या ले लिया? कॉनकेव ले लिया, दिस इज कॉनकेव। कॉनकेव के पोल, ये हो गया उसका पोल। पोल को आप कहां पे रखो? एग्जैक्टली ओरिजिन 0 पॉइंट पे रखो, रख दिया, बस इतना ही करना था। अब हमारे पास साइन कन्वेंशन सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हो बेटा? मिरर के सामने रखते हो। सबसे पहले मिरर फॉर्मूले में हमारे पास देखिए, अगर मैं मिरर फॉर्मूले की बात करूं थोड़ा सा, एक सेकंड, अगर मैं आपको मिरर फॉर्मूले की बात करूं बेटा, फॉर्मूले में क्या आता है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर साइन कन्वेंशन पे चलते हैं। दैट इज 1/f, फॉर्मूला फॉर मिरर, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड मैग्निफिकेशन की अगर बात की जाए तो -v/u और hi/ho, हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, छोटे छोटे से फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले का क्या क्या मतलब है, आपको टर्म्स थोड़ा सा मैं बता दूं। f कंसीडर फॉर फोकल लेंथ, v क्या है? v है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज कंसीडर एज u। ठीक है, क्लियर? जैसे क्या मतलब हुआ, हमने इतने सारे केसेस पढ़े ना बेटा अभी। तो अगर मान के चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रख रहे थे, तो कहां बन रहा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही थी। तो मैंने बोला जो इमेज के डिस्टेंस, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे? v, और जो ऑब्जेक्ट से मिरर तक के डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? u। दैट्स इट। और आपको पता है इसके पास अपना कुछ का फोकल लेंथ होता है, दिस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। बात समझ में आई? क्लियर? और ये है पोल। मैं थोड़ा टर्म्स आपको बताने वाला था, एक बार टर्म समझ में आ गए तो आइए मेन चीजों पर बात करते हैं। और HI का क्या मतलब होता है और HO का क्या मतलब होता है? HI का मतलब होता है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट। ये जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस लाइन खींची थी ना बार बार, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस डायरेक्शन में करके क्या रखा था? ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो इमेज बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही थी, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइट ऑफ एन इमेज, आई। बात समझ में? दिस इज हाइट ऑफ एन इमेज, दिस इज हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, HO एंड HI। क्लियर? इतनी सारी चीजें क्लियर है तो साइन कन्वेंशन पे आ जाइए, बस 2 मिनट का टॉपिक है, बहुत अच्छी समझ में आने वाला है। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में अगर हम बात करें बेटा, तो इसका अगर कॉनकेव मिरर में बात करें तो मैं थोड़ा सा ये चेंज कर लेता हूं। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैंने बोला कि ये कॉनकेव क्या है, हमारे पास मिरर है, और जहां पे इसका पोल है वहां पे पोल को कहां पे रखना है? ओरिजिन पे रखना है। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको ये देखा मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। तो अगर मैं इसमें टोटल टर्म्स क्या क्या डिस्कस करने उसकी बात करता हूँ, फोकल लेंथ, वी, यू, HI एंड HO, ये 5 टर्म्स अपने को डिस्कस करने हैं। बेटा इसका फोकल लेंथ कहां पे होगा? पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? खुद सोचिए। आप बोले सर पहले तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, आपने बोला सर ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा मिरर के सामने रखते हैं, तो ये मिरर इस कर्वेचर फॉर्म में है, तो इसके सामने अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है? यू बोला जाता है। तो यू क्या होगा? जो 6 केस हमने पढ़े थे, उन सारे केसेस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? मिरर के सामने रखा था। ठीक है, तो मिरर के सामने मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेजर करोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगी ना। तो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है नेगेटिव, ऑलवेज, सारे केसेस के लिए नेगेटिव होता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर मैं लूं, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, HO की बात करता हूं। ठीक है, या यू की बात कर रहे थे हम लोग। यू क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव। यू ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट को सामने रखते हो तो यू नेगेटिव होगा। इसका जो फोकल लेंथ है बेटा वो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो फोकल लेंथ भी इसका हमेशा नेगेटिव होगा। अगर हम बात करें हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट को मुझे बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता था? ऊपर रखा जाता था। कहां रखते थे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते थे। तो ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे तो HO को ऑलवेज क्या मानेंगे हम? पॉजिटिव। जनरली टीचर इन 3 चीजों को पढ़ा के खत्म कर देते हैं, इन 2 चीजों के बारे में बात कोई नहीं करता, बट हम इन दोनों चीजों के बारे में भी बात करेंगे। देखते हैं क्या क्या होता है। इतनी चीजें आप होपफुली आपको समझ में आई होंगी। मैं थोड़ा सा रब करने वाला हूं इसको।
और आपने जितने भी अभी तक केसेस पढ़े बेटा, वो सारे केसेस याद कराने वाला हूं एक लाइन में। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड फोकस। मैं व्हाइट कलर से, दिस इज द व्हाइट कलर, मैं व्हाइट कलर से ऑब्जेक्ट डिनोट करूंगा एंड रेड कलर से इमेज। ठीक है, होप सो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बची HI और V की बात, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। इन दोनों चीजों में अगर क्लियर हो जाए तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होने वाला। कॉनकेव मिरर के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, हमने जितने भी ये 6 के 6 केसेस पढ़े थे, अगर एक बार मैं आपको दिखाऊं तो आपने बोला होगा 6 के 6 केसेस सर इतने ज्यादा हैं, कैसे याद होंगे? अभी एक लाइन में याद होने वाले हैं, ध्यान से देखना, विथ नेचर और सारी चीजें। ठीक है, ओके। पहला केस क्या था? इमेज कहां पर, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया था? इनफाइनाइट पे। पहला ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी व्हाइट कलर से डिनोट कर रहा हूं इसको, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया? पहला इनफाइनाइट पे। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया था? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा कहां रखा गया था? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। पांचवा कहां पे रखा गया था? एट फोकस। और छठवां कहां पे रखा गया था? फोकस और पोल के बीच में। ये 6 लाइंस बनाते बन जाएंगे क्या? ध्यान से देखिए, पहला इनफाइनाइट, दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फिर फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट रख दिए गए। इमेज कैसी बनती है? इमेज के लिए ट्रिक देखिए, ट्रिक नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। क्या आप फोकस के नीचे 1 बना सकते हो? फोकस के नीचे लिखिए 1, इन दोनों के बीच में लिखिए 2, दिस इज कॉल्ड 3, दिस इज कॉल्ड 4 और 5 यहाँ पे लिखिए, और जो 6 लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। समझ में आया? फोकस से 1 चालू होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, खत्म ट्रिक। मतलब ऑब्जेक्ट जब आपका इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। कैसी बनी? अब देखिए, मिरर के जितने भी सामने इमेज बनी है 1 to 5 मिरर के सामने बनी है, तो मिरर के सामने का नेचर क्या होता है? रियल प्लस इन्वर्टेड। इन सब का 1 to 5 केस का नेचर क्या होगा? रियल प्लस इन्वर्टेड। और जो इमेज मिरर के पीछे बन रही है उसका नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल प्लस इरेक्ट। बात समझ में आई क्या? अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं साइज भी याद कराने वाला हूं। साइज क्या है? पॉइंट साइज। पहला पॉइंट साइज, दूसरे नंबर पे जब शिफ्ट किया हमने स्मॉल। पॉइंट साइज से इमेज थोड़ी बड़ी हुई, स्मॉल, देन सेम साइज, स्मॉल, फिर सेम साइज। फोर्थ नंबर पे इनलार्ज, फिफ्थ नंबर पे हाईली इनलार्ज। और 1 to 5 केस में सारी जो इमेज थी वो कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। बात समझ में आई क्या? 1 to 5 केस में पॉइंट साइज, सेम साइज, सॉरी पॉइंट साइज, स्मॉल, सेम साइज, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। नेचर ही बदल दिया। नेचर बदल दिया तो क्या हुआ? इनलार्ज ये भी है। बात समझ में आई क्या? अब ये केसेस मैंने अभी, ये जितने केसेस हमने 6 के 6 पढ़े, याद भी हो गए अपने को। ठीक है, ये क्यों पढ़ा है? ताकि V और HI के बारे में आपको समझा जा सकूं। ठीक है, मैं समझा सकूं। हमने V के लिए बेटा ध्यान दिया। V के लिए अगर आप ध्यान दोगे तो V का डिस्टेंस मतलब क्या? यहां से लेकर के इमेज के फ्रंट से ऑब्जेक्ट के, सॉरी मिरर के सामने, ये वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम V बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V बोलते हैं। बात समझ में आई? तो V आप ध्यान से देख पा रहे हो कि फर्स्ट टू फिफ्थ केस मिरर के सामने ही V बन रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सिस में। उधर तो पॉजिटिव एक्सिस है ना, एक्स, इधर नेगेटिव एक्सिस है। तो 1 to 5 केस में हमारे पास जो V की वैल्यू होती है, 1 to 5 केस में जो V की वैल्यू होती है बेटा, वो क्या होती है? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड बन रही है। 1 to 5 केस में क्या होता है? नेगेटिव। बट सिक्स्थ केस में क्या होता है बेटा? सिक्स्थ केस में V की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, साइन कन्वेंशन पूरा कॉनकेव मिरर खत्म। अभी मैं मिरर के जैसे खत्म कर रहा हूं, लेंस में भी सेम कंडीशन लगता है। एक लाइन में समझ में आएगा अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो। हाइट ऑफ एन इमेज की अगर बात की जाए, सिंपल से देखिए, 1 to 5 केस में इमेज कहां बन रही है? 1 to 5 केस में कहां बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो 1 to 5 केस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो HI फॉर 1 to 5 केस क्या होगा? नेगेटिव। क्योंकि नीचे क्या हो जाता है बेटा? नीचे क्या है? ऊपर हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे नेगेटिव y एक्सिस। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने बनाया ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आई? तो HI की कंडीशन 1 to 5 केस में नेगेटिव, और सिक्स्थ केस में देखो HI कहां है? पॉजिटिव y एक्सिस में। तो सिक्स्थ केस में HI की वैल्यू क्या होगी?
पॉजिटिव। होप सो ये पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इतना अगर साइन कन्वेंशन आपको क्लियर हो गया बेटा, तो इसके लिए मैं साइन कन्वेंशन अलग से नहीं पढ़ाने वाला। इसके लिए अगर हम बात करें तो कॉर्नर में मैं कहीं पर भी इंसर्ट करके लिख देता हूं, ठीक है। मैं यहीं पे बता रहा हूं। इसके लिए दो ही केसेस बनते हैं अपने पास। उन दो केसेस में क्या क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ वी, यू, एच आई एंड एच ओ। इसकी फोकल लेंथ कहाँ होती है, मैंने बोला कि अगर आपको पोल को क्या मानना है बेटा, ओरिजिन मानना है, तो पोल को आपने ओरिजिन मान लिया। इसके राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, लेफ्ट में क्या है नेगेटिव एक्स, ऊपर क्या है वाई एक्सिस, नीचे क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस। बात समझ में आई क्या। अब इसका फोकल लेंथ कहाँ है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड में, तो लिखिए पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ इसका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। कौन सा है, कॉन्वेक्स। यू की वैल्यू, यू कहाँ रखते हैं, यू तो हमेशा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी पोल के फ्रंट में, ये मिरर के फ्रंट में रखा जाता है। ये है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट में, मतलब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो यू की जो डिस्टेंस होती है, यू मीन्स व्हाट, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो क्या लेंगे यू को हम, यू भाई अपना होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। यू कभी पॉजिटिव नहीं होता, यू हर केस में नेगेटिव होता है, नेगेटिव। फोकल लेंथ इसके लिए पॉजिटिव। अब ये चीज रटना नहीं था, मैं रटा देता तो आप रट भी सकते हो इसको, बट रटने से क्या होगा, जब मेन आप पेपर में जाओगे तो चीजें आप भूल सकते हो, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट से आप क्या होगा, एक सेकंड में साइन कन्वेंशन आप सारों का बना सकते हो। मैं अगर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो एचओ क्या होगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ एन इमेज, इन दोनों ही केस में हमारे पास कैसी इमेज बनी थी, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब क्या, मिरर के पीछे, और इरेक्ट का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब सीधी इमेज बन रही है, उल्टी नहीं बन रही, सीधी बन रही है। तो दोनों ही केस में यहाँ पे हमारे पास एच आई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। फॉर टू केस, दो तो केस ही बनते, दोनों केस के लिए एच आई की वैल्यू पॉजिटिव, एच ओ की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। वी पे आ जाओ भाई, वी क्या है, वी मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम द मिरर। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखो कहां पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड में है वी। तो वी भी इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही केस के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। होप सो बेटा आपको साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आफ्टर क्लियरिंग द साइन कन्वेंशन, ओके ओके, साइन कन्वेंशन अगर क्लियर हो गया है तो हम थोड़े न्यूमेरिकल्स की और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसमें दो फॉर्मूला है हमारे पास। पहला है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एंड हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है -v/u और hi/ho, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ एन इमेज। क्लियर, ये दो फॉर्मूले। अभी इतने दो छोटू से फॉर्मूले हैं, प्रॉब्लम कहां पे जा रही थी आपको, साइन कन्वेंशन में, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया है, अब ये फॉर्मूले कैसे यूज में आते हैं, v और u का मतलब तो आपको पता ही है, सब क्वेश्चंस में दिया रहेगा। मैग्निफिकेशन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन में क्या मतलब है कि अगर कभी मैग्निफिकेशन का आंसर आपको आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन के आंसर में दो मतलब होते हैं बेटा, कि अगर आपका मैग्निफिकेशन का जो आंसर आएगा ना, वो तो या तो 1 के बराबर आएगा, या तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी होगी। बात समझ में आई क्या, या तो मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 होगी, या तो 1 से बड़ी होगी, या तो 1 से छोटी होगी। तो अगर जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन के डाटा पे बता सकते हो कि इमेज का साइज क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे कि अगर 1 के बराबर है तो सेम साइज, क्या बोलोगे, सेम साइज। अगर 1 से बड़ा है तो इनलार्ज, और अगर 1 से छोटा है तो क्या बोलोगे, स्मॉल। क्लियर, 1 के बराबर है तो सेम साइज, 1 से बड़ा है अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू तो इनलार्ज, 1 से छोटी है तो स्मॉल। अच्छा, मैग्निफिकेशन का आंसर हमेशा 1 के फॉर्मेट में तो आएगा, बट क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू के साथ। अगर फॉर एग्जांपल मैं -2 बोलूं, -2, इसका नेचर बताइए आप, नेचर क्या होगा। तो आप जनरली नेचर बोलोगे सर ये तो -2 है, -2 तो 1 से छोटा होता है, तो मतलब स्मॉल साइज होगी, जो कि गलत है बिल्कुल। हाँ, मैग्निफिकेशन का जब भी आंसर आए आपको एक लाइन खींचनी है बीच में, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में। मैग्नीट्यूड को इसको छुपा लेना है, सिर्फ इसको पढ़ना है। ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, आपने बोला सर 2 तो 1 से बड़ा है, तो इमेज हमारे पास कैसी बनेगी, इनलार्ज। इमेज इनलार्ज बन गई। तो ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, नेगेटिव साइन डिनोट्स वर्चुअल, सॉरी नेगेटिव साइन डिनोट्स रियल एंड इन्वर्टेड।
अगर सर नेगेटिव की जगह कोई पॉजिटिव देखने को मिल जाए तो पॉजिटिव साइन क्या बताएगा? पॉजिटिव साइन अपने को बताएगा वर्चुअल प्लस इरेक्ट। क्लियर? नेगेटिव साइन शोज रियल प्लस इन्वर्टेड एंड पॉजिटिव साइन शोज वर्चुअल प्लस इरेक्ट। तो ये था बेटा मिरर फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला के बारे में कुछ चीजें। आइए एक दो न्यूमेरिकल्स करके हम लेक्चर्स को करते हैं खत्म यहाँ पे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मींस यू कितना दिया गया है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और आपके एग्जामिनर ने बोल दिया है दैट फोकल लेंथ इज यू 30 सेंटीमीटर पे दिया गया है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। कहाँ पे है? 60 सेंटीमीटर पे है। और एक रफ डाटा एक सेकंड में ले लेता हूँ बेटा। मैं अगर u की बात करूँ, u है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं अगर फोकल लेंथ की बात करूँ तो फोकल लेंथ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द v, यू हैव टू फाइंड द डायग्राम, डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू बतानी है। अभी हम बहुत लिटिल न्यूमेरिकल से चालू करेंगे, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ दो डाटा दिया गया है, आपको ये तीन चीजें बतानी है। मैंने साइन कन्वेंशन वगैरह कुछ नहीं किया। अब आपको न्यूमेरिकल एक्चुअली में सॉल्व कैसे करना है बेटा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपके मन में पूरी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए और आपको डायग्राम तक बन जाना चाहिए। ये मिरर कौन सा है? ये कॉनकेव की बात की जा रही है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने बोला अगर कॉनकेव का क्वेश्चन है बेटा तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेना है। कहीं मन में अगर बन जाए, देखो शुरू में आपको टाइम लगेगा, रफ में बनाना पड़ेगा, बट धीरे धीरे करते हुए आपके ऑलरेडी मन में बन जाएगा। जैसे मेरे मन में क्या बन रहा है कि अगर यू कितने पे है? 60 पे है। मैंने बोला कि बेटा ये फोकल लेंथ होती है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका फोकल लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर। मींस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? 60 सेंटीमीटर। फोकस का जस्ट डबल क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। हमने अभी डिस्कस किया, फोकस का जस्ट डबल क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया था मेरे भाई? यू पे रखा गया था। यू कितने पे है? 60 सेंटीमीटर पे। तो मतलब ऑब्जेक्ट को एक्चुअली में कहां पे रखा जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? एग्जैक्टली 60 पे ही बनेगी। कहां पे बनेगी? एग्जैक्टली 60 पे ही बनेगी। मैंने बिना सॉल्व किए क्वेश्चन बता दिया कि इमेज कहां पे, ऑब्जेक्ट कहां पे रखे गए थे? 60 पे। इमेज कैसी बनेगी? 60 पे बनेगी। और मैग्निफिकेशन अगर नेचर की बात की जाए तो मैग्निफिकेशन इसका बेसिकली -1 आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, -1 आएगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ रफ कैलकुलेशन से बता दिया, केवल क्वेश्चन पढ़ते ही। बात समझ में आई? ऐसे आप एनसीईआरटी के हर क्वेश्चंस को इजीली पढ़ते हुए ही डायग्राम बता सकते हो कि इसमें कैसा डायग्राम बनेगा, उसका नेचर क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे पहले, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। आपने बोला सर कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए तो फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव की नेगेटिव? मैंने बोला कॉनकेव के लिए तो फोकल लेंथ होती है हमारे पास नेगेटिव। कॉनकेव है, ये हमारे पास साइन कन्वेंशन हमने बना लिया। यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव में नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हो गई नेगेटिव। यहीं पे सारी पॉजिटिव नेगेटिविटी फैला देना। और यू तो यूनिवर्सल नेगेटिव होता है कि सामने ही रखा जाता है। तो हमने बोला 1/-30 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-60, ठीक है। ये 60 इधर आ जाएगा तो 1/-30 हो जाएगा हमारे पास। ये माइनस में था, इधर आ गया प्लस में, 1/60 इज इक्वल टू 1/v एंड द वैल्यू ऑफ 1/v इज ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएगा बेटा 60, 1/60। सो द आंसर इज माइनस में, अगर इसको हम क्या करें वापस से रेसिप्रोकल कर दें तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। मतलब जहां पे u रखा गया था वहीं पे v रखा गया है। v कहां बना है? जहां पे u था वहीं पे v बन गया है। अब मैंने बोला बेटा मैग्निफिकेशन का आंसर कितना आएगा? इतना आएगा। v की वैल्यू मैंने देखते ही यहां से बता दी थी और हमारा वैल्यू सही भी है, तो यहां से मैंने वेरीफाई कर लिया कि v हमारा सही भी है। मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। अब 90% बच्चों के बाद मैंने जितना देखा है कि ये निगेटिव साइन वो भूल जाते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने बोला मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? ये जो माइनस है ये हमने नहीं लगाया, ये पहले से फॉर्मूला लगा हुआ था। तो ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास? v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है -60 और u की वैल्यू कितनी है? -60। इस माइनस को नहीं भूलना, ये माइनस से माइनस कट गया, यहां से हमारे पास आ गया आंसर मैग्निफिकेशन का -1। तो -1 क्या इंडिकेट करता है? अगर मैग्निफिकेशन -1 आया तो मैंने क्या बोला? -1 को काट के पढ़ना है। 1 का क्या मतलब है? सेम साइज।
और नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, रियल प्लस इन्वर्टेड। ऐसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। होप सो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू वेरी मच।